हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। दोनों ही वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स थी। आज भी मैं काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आइए चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो मुझे बोलनी है कि आजकल कोविड-19 की वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपको अपने आप को पूरी तरीके से हेल्दी रखना है। तो आइए चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता को किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इसमें अगेन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन एन एनवायरनमेंट, यानी कि जैव विविधता मतलब कि वातावरण में जितनी भी विविध प्रजातियां हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए तो उसे बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा। इससे मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आता है, अगर आपने ये डायग्राम देखा हो तो आपको फिर ये याद आएगा। बेसिकली ये जो डायग्राम है वो ये है कि अगर हम लिथोस्फेयर यानी कि सॉइल को मिला दें हाइड्रोस्फेयर के साथ, हाइड्रोस्फेयर मतलब जितना भी पानी या वाटर वेपर प्रेजेंट है, और उसको हम मिला दें एटमॉस्फेयर के साथ, तो इन चीज़ों को जो हम मिला देते हैं तो ये जो बीच का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होता है जो इन तीनों फिज़िकल फीचर्स के जुड़ने से बनता है, ये होता है बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर बेसिकली वो पार्ट है जहाँ पे सारे जीव जंतु रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता, जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़, जहाँ पे जितने भी विविध प्रजातियाँ हैं वो सब लोग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जीव अपने आप को वातावरण के साथ ढाल लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अडैप्टेशन। अडैप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो बेसिकली जैसे जैसे वातावरण बदलता है, जीव जंतुओं को अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ता है। अगर जीव जंतु अपने आप को उस हिसाब से नहीं ढाल पाते तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो जो जीव जंतु अपने आप को अपने चेंजिंग वातावरण के हिसाब से बदलते रहते हैं तो उस बदलने को अडैप्टेशन कहते हैं, यानी कि अनुकूलन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट यानी कि बाघ राज्य किसे कहते हैं इंडिया में? तो वो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कहते हैं। मध्य प्रदेश में भारत के सारे राज्यों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैच द फॉलोइंग है, यानी कि 2 लिस्ट दी हुई हैं, एक नेशनल पार्क की और एक दी हुई है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, और एक दी हुई है राज्यों के बीच में। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। ये क्वेश्चन यूजीसी में दिसंबर 2008 में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। पेरियार आप जानते हैं, पेरियार केरला में है। नंदनकानन आप जानते हैं कि उड़ीसा में है। कॉर्बेट आप जानते हैं कि उत्तराखंड में है, और सारिस्का है राजस्थान में। तो अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पेरियार ए का हो जाएगा 2। तो इसमें आप देखो कि चेक करो कि कौन से ऑप्शन में ए का 2 है, तो ये सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए का 2। बी का 3 नंदनकानन आप देख सकते हो। इसमें ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं, बी का 1 होना चाहिए, सी का होना चाहिए 4, और डी का होना चाहिए 1। इसमें ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं, पर कोई बात नहीं, आपको इसके आंसर तो पता ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पेरियार का एक बार फिर मैं बता दूं केरला है, नंदनकानन का उड़ीसा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का है उत्तराखंड, और सारिस्का का है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये एक बर्ड है, ये कौन से रीजन में पाई जाती है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हैं ये रेतीले मैदानों में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको मालूम भी होना चाहिए कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है। तो आप मुझे ये बताओ कि यूपी का स्टेट बर्ड क्या है कमेंट सेक्शन में, या आप किसी और राज्य के हो तो आप बताओ कि आपके राज्य का स्टेट बर्ड कौन सा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दवाइयों के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है टर्पेंटाइन ऑयल, ये टर्पेंटाइन ऑयल कहाँ से पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि टर्पेंटाइन ऑयल जो है ये दवाइयों के बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है ये पाइन ट्री से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चिरपाइन। तो ये जो चिरपाइन है उससे टर्पेंटाइन ऑयल निकाला जाता है और टर्पेंटाइन ऑयल फिर दवाइयों के निर्माण में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि जीव विविधता का हॉटस्पॉट जो होता है उसका मेन विशेषता उसकी क्या है? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को हमेशा ही मानव से खतरा रहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हॉटस्पॉट्स रहते हैं उसमें अगर मानव बदलाव करते हैं तो उस वजह से जो हॉटस्पॉट्स होते हैं उनको खतरा होता है, उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको खतरा होता है। बी ऑप्शन है कि जो भी बायोजोग्राफिकल रीजन होते हैं उसमें स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं। यानी कि एंडेमिक स्पीशीज़ अगर आप देखें तो एंडेमिक स्पीशीज़ होती स्थानिक प्रजातियाँ। तो जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं वो होती हैं स्थानिक प्रजातियाँ, यानी कि वो किसी एक ही जगह पर पाई जाती हैं। तो जब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में स्थानिक प्रजातियों का कुछ एक निर्दिष्ट प्रतिशत होता है तो उस जगह को भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इसी तरीके से जो दोनों ऑप्शंस हैं वो सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉटस्पॉट्स जो हैं वो आपको हमेशा याद रखना है। हॉटस्पॉट का मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे जीव जंतु की जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मानवों से उसे खतरा है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। हॉटस्पॉट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह होती है और इसलिए उनको प्रिजर्व करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ ये मुझे बतानी है कि मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ तो मैं डालूँगी ही, उसके साथ मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी डालूँगी। आप उसे एक वर्कशीट मान लीजिए। मैंने आजकल वर्कशीट्स डालना शुरू किया है, अभी तक मैंने हिस्ट्री के वर्कशीट डाले हैं। आज मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट की ये वर्कशीट डालूँगी। आपको क्या करना है कि इस वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है और आप वो वर्कशीट सॉल्व करके मुझे मेल कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे भेज सकते हो। हम लोग उसे चेक करेंगे आपके लिए, ताकि हम लोग आपका उत्साह और बढ़ा सकें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। आपको अच्छा लगेगा कि अगर हम लोग आपके क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व कर रहे हैं उसको चेक करके आपको दें, ठीक है? तो इसका उद्देश्य सिर्फ आपका उत्साह बढ़ाना है। तो अगर आप चाहें तो वर्कशीट को सॉल्व करके हमें भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सागरमत्ता राष्ट्रीय उद्यान है उसे कौन सी पर्वत की पहाड़ी को संरक्षण करने के लिए उसे बनाया गया है? कि जो सागरमत्ता नेशनल पार्क है इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक, ठीक है? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागरमत्था भी है। तो सागरमत्ता नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। तो ये जो सागरमत्ता नेशनल पार्क है ये माउंट एवरेस्ट की पीक पर जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ है उसकी पीक पर जितना भी इकोसिस्टम है उसका संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चिपको मूवमेंट है उसे किस राज्य के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए शुरू किया गया था, जो 1974 में शुरू किया गया था? तो ये आपको पता होगा कि चिपको मूवमेंट उत्तराखंड राज्य में चालू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय पायरोलिसिस रेफर्स टू, यानी कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है वो पायरोलिसिस के थ्रू किया जाता है। तो पायरोलिसिस क्या होता है? तो पायरोलिसिस का मतलब होता है कि हवा की अनुपस्थिति में ताप बढ़ाना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो पायरोलिसिस होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, आप हीट करते हो किसी चीज़ को पर बिना हवा के, ठीक है, उसमें एयर की अनुपस्थिति होती है। तो इसीलिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय पायरोलिसिस होता है उसका मतलब है कि हीटिंग
एक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, अगेन ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, यानी कि जो पर्यावरण प्रभाव आकलन होता है, उसको कौन से चेंजेस का आकलन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, आप जानते हो कि एनवायरनमेंट यानी वातावरण में सब चीज़ें आ जाती हैं, जो फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं, जो बायोफिज़िकल चीज़ें होती हैं, यानी कि भौगोलिक या सामाजिक या जो आर्थिक चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में एनालाइज करने के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का शॉर्ट फॉर्म EIA होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हर चेंज के लिए इसको किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसको फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी, बायोफिज़िकल और सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वातावरण के उस सब के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीज़न है वो क्या है, यानी कि जो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या है। तो आपको ये मालूम है कि हमारा जो वातावरण है उसमें हर रोज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये होता है कि वो आप ये जानते हो कि ये अर्थ की सतह है, ये सूरज है, तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमारे अर्थ पे पड़ती हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ हीट जो है वो वापस स्पेस में चली जाती है और कुछ हीट जो है वो यहीं पे हमारे अर्थ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे ये अब्जॉर्ब हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस हीट को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती चली जाती है तो उस वजह से जो हीट अब्जॉर्प्शन है वो भी वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से हमारा जो पृथ्वी है वो दिन पर दिन और गर्म होती चली जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो ह्यूमंस के एक्टिविटीज़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में, तो उसका ये मतलब होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसे काट सकते हो, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर भी सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि द स्पीशीज़ दोज आर स्पेशली लाइकली टू डेवलप ऑन बायोलॉजिकल आइसोलेटेड एरियाज़। तो कुछ ऐसी जीव जंतु होती हैं जो सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में पाई जाती हैं, ऐसी स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं? ऐसी स्पीशीज़ को हम एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। ये हम पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं वो ये होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, यानी कि स्थानिक प्रजातियां, ठीक है। वो कुछ ही जगहों में पाई जाती हैं, वो हर जगह आपको नहीं मिल सकती। तो जो स्थानिक प्रजातियां हैं वो होती हैं एंडेमिक स्पीशीज़ और वो बायोलॉजिकल आइसोलेटेड एरियाज़ में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एंडेमिक स्पीशीज़। लास्ट क्वेश्चन आज का है वो ये है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किस चीज़ के कंजर्वेशन के लिए कन्वेंशन बनाया गया है। तो ये आप जानते हो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेटलैंड्स। अब आप मुझे बताओगे कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है वो कब होता है। ये हम मेरे ख्याल से पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डालूँगी, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे ज़रूर भेजना। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वीडियोस के थ्रू मैं आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवा सकती, टाइम की कमी भी है और मेरे ख्याल से ये जो मोड है प्रिपरेशन का वो और भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जाते जाते एक चीज़ कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ अभी तक अवेल नहीं करी है तो आप टेस्ट सीरीज़ अवेल करिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।